अच्छा बच्चों, क्लास स्टार्ट हो रही है, अब शांत हो जाओ। अर्णव के पीछे बैठो बेटा। चलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जेनेटिक्स। शौर्य, स्टार्ट हो गया है क्लास। देखो बच्चों, तो आज हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही नया टॉपिक है, क्योंकि क्लास 10th में जेनेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और बहुत ही डिटेल में इसको क्लास 12th में पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सेल चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम को समझ चुके हैं, और जेनेटिक्स सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों जेनेटिक्स। बहुत आराम से, बहुत बेसिक लेवल से मैं समझूंगी और तुमको समझाऊंगी, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो अपना हाथ उठा देना या लिख देना, मैं देख लूंगी। ठीक है, चलो बच्चों, हेडिंग डालो, जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स में हम बच्चों किसकी स्टडी करते हैं? तो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ, दो वर्ड्स में यहां लिख रही हूं, देखो। दो वर्ड्स लिखे हैं बच्चों मैंने यहाँ पे, एक है इनहेरिटेंस और दूसरा है वेरिएशन। तो जेनेटिक्स में हम किन दो बातों के बारे में स्टडी करने वाले हैं बच्चों? एक तो हम इनहेरिटेंस देखेंगे और दूसरा हम वेरिएशन देखेंगे। अब ये इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, क्या क्या मतलब है इनका, इनहेरिटेंस का? बैठ जाओ बच्चों, समझते हो कुछ? इनहेरिटेंस कभी सुना है तुमने? क्या मतलब होता है इसका, बताओ। बिल्कुल सही, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बच्चों। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। क्या मतलब होता है इसका? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो कैसे नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं, उसकी स्टडी को हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। दूसरी चीज़ है वेरिएशन। सपोज करो कि, सपोज क्या करो, आप देखते तो हैं ही, हम अपने पेरेंट्स से कुछ चीज़ों में मिलते जुलते होंगे, कि चलो हमारे पापा को गुस्सा आता है ज़्यादा तो हमें भी आता है, हमारे पेरेंट्स मेहनती हैं तो हम भी हैं लेकिन थोड़े कम हैं कंपैरेटिवली। क्यों? देखो, इनहेरिट हुए हैं कुछ कैरेक्टर तो उनके जैसे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हम 100% उनकी कॉपी नहीं है, या है? नहीं है। मेरा भाई है, मैं उसकी बिल्कुल भी कॉपी नहीं हूँ, हम दोनों ऑपोजिट है। क्यों? वेरिएशंस की वजह से। किसकी वजह से बच्चों? वेरिएशन की वजह से। सो वेरिएशन को मैं ऐसे बोल सकती हूँ, इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस। बोल सकती हूँ कि हम तुम कितने अलग हैं, दैट इज वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों? इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ इसके प्रॉपर। इसके मैं तुम्हें कोई वैसे हैंडमेड नोट्स नहीं दूंगी जो मैंने पहले तुमको दिए हैं। ठीक है, इसके यही नोट्स मिलेंगे तुम्हें, प्लस एनसीईआरटी पढ़नी है, और कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं बताऊंगी। स्टार्टिंग के पेजेस उसमें से भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो। अब बच्चों, जेनेटिक्स की भी ना मल्टीपल ब्रांचेस है, जेनेटिक्स बहुत बड़ी है। ठीक है, अब तुम ये समझो, जीन तो समझ गए हो अब तुम, हम उस जीन के लेवल तक स्टडी कर रहे हैं, तो जेनेटिक्स की कितनी बड़ी एक पूरी वो है ना, जिसमें हमें जेनेटिक्स के हर एस्पेक्ट को समझना है। तो हमने जेनेटिक्स को मेजर 3 उसमें डिवाइड कर दिया, ब्रांचेस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जेनेटिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, इससे तुम्हें तुम्हारा सिलेबस भी पता लगेगा। एक होती है क्लासिकल जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों, एक होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, और एक होती है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। क्या आपको समझ आ रहा है? जेनेटिक्स को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, और हम इसकी स्टडी भी बिल्कुल ऐसे करने वाले हैं। मेंडल का नाम सुना है? ग्रेगर जोहन मेंडल।
फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी हम पढ़ेंगे, उनकी सैड स्टोरी भी है और उन्होंने बहुत अच्छी हम लोगों को जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभी उनकी पूरी हिस्ट्री मैं तुम लोगों को बताऊंगी। तो ये देखो बच्चों, जो भी मेंडल ने जो चीज़ें बताई थी, या अगर हम उसको लेमैन लैंग्वेज में पढ़े तो मैं टॉल हूँ, ठीक है, मेरा भाई मुझसे भी ज़्यादा टॉल है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी स्टडी मैं किस में कर रही हूँ? क्लासिकल जेनेटिक्स में। लेकिन वो इतना टॉल क्यों है और मेरी हाइट उससे कम क्यों है? क्या डिफरेंस है मेरे जीन में? वो सब हम किसके लेवल पे पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। और अगर मेरे जीन में उसके जीन में डिफरेंस है, और ये जीन में जो डिफरेंस है ये आगे आगे और होते जाएंगे हमारी जनरेशन में, तो उससे क्या होगा? देखो, ये तो तुम मानते हो कि जैसे हम आज हैं वैसे हम 1000 साल पहले नहीं थे। हमारे डीएनए में कुछ बदलाव आते गए आते गए आते गए और हम क्या हो गए? बदल गए। इसको हम किस में पढ़ते हैं बच्चों? एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में। समझ में आई? तीनों चीज़ें बहुत लेमैन पढ़ा रही हूँ मैं। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक से दूसरे तक जा रहा है। और मॉलिक्यूलर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीन्स के लेवल के बारे में पढ़ेंगे। याद करो, मैंने तुम्हें सेंट्रल डॉगमा पढ़ाया था, है ना? किस तरीके से एक्सप्रेशन हो रहा है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स। इससे नेक्स्ट चैप्टर जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? और उससे नेक्स्ट में मैं तुम्हें एवोल्यूशन पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। समझे बच्चों? चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते, लिखते जा रहे हो साथ साथ? ठीक है बच्चों, क्या हुआ? अब लिखोगे? नहीं नहीं, पूछ रही हूँ मैं। लो लिख लो, लिख लो, लिख लो। गुड आफ्टरनून बच्चों। नहीं नहीं, ठीक है, लिखा। अब देखो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने क्लासिकल जेनेटिक्स में अपना योगदान दिया है बहुत बड़ा। दैट इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जब जब जेनेटिक्स पढ़ी जाएगी इस आदमी को जरूर याद किया जाएगा। ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज ग्रेगर जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है बच्चों, इनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई ईयर 1822। तो ही वॉज born on 22 जुलाई 1822। ठीक है, इनका जन्म हुआ कहाँ था? बर्थ प्लेस क्या था इनका? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ठीक। तो इनका बर्थ प्लेस क्या था बच्चों? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुए। और इनके फादर जो थे उनका मतलब बड़ा गार्डन था, किसान थे, ऐसे समझ सकते हो। और जो जॉन मेंडल थे हमारे, उनका भी एक इंटरेस्ट था किसके टुवर्ड्स? किसके टुवर्ड्स इंटरेस्ट था? हाँ, प्लांट्स के टुवर्ड्स तो बहुत फैसिनेट हुआ करते थे। इन्होंने मतलब मल्टीपल चीज़ों पे स्टडी करी, लेकिन ये एक चीज़ से बड़ा फैसिनेट हुए, पी प्लांट से। किससे? पी प्लांट से। आ जाओ बच्चे। तो किससे फैसिनेट हुए ये? पी प्लांट से। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? पाइजम सटाइवम। ठीक है, तो पाइजम सटाइवम से बहुत फैसिनेट हुए। इन्होंने देखा कि कुछ पी प्लांट तो इतने लंबे लंबे से हैं, कुछ इतने छोटे छोटे से हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो इन्होंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हाँ, क्या हुआ? अच्छा, लिख लो। सटाइवम।
देखो बच्चों, अब इनकी स्टोरी सुनो। पूरी स्टोरी में तो मैं एक साथ बता रही हूँ, फिर मैं धीरे 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 करके चंक्स में लिखवाऊंगी उसको। मेंडल कहाँ जन्मे थे ये? ऑस्ट्रिया में, ठीक है। इनके घर के पास ही बहुत बड़ा फार्म था इन्हीं के फादर का, उसमें ये जाया करते थे, बहुत फैसिनेट हुआ करते थे। और इन्होंने किस पे काम किया? मेजर जो काम किया इन्होंने पी प्लांट पे किया, जिसका नाम है पाइजम सटाइवम। एक बहुत इनका फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसको बोलते हैं पी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट कितने साल चला बच्चों? 7 साल चला। और कब से कब तक? 1856 से 1863 तक। तो 7 साल का ये इनका एक्सपेरिमेंट था। और 63 में इनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ था, और इन्होंने जो अपना काम है उसको 1866 में पब्लिश किया था। सो ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1866। अब पब्लिश करने के बाद क्या हुआ, इस चीज को सुनो बच्चों। अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं इन्होंने करा क्या था, लेकिन अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पर इन्होंने ना बहुत एडवांस स्टडी करी थी। उस टाइम पे डार्विन काम कर रहे थे। डार्विन के बारे में तो जानते हो, जब भी एवोल्यूशन का नाम आता है डार्विन का नाम आता है, जब भी जेनेटिक्स का नाम आता है मेंडल का नाम आता है। तो भाई उस टाइम पे डार्विन भी काम कर रहे थे, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो डार्विन के काम के साथ बिजी थे, ठीक है। अब इन्होंने 1866 में अपना काम पब्लिश किया। उस टाइम पे डार्विन के काम पे भी स्टडी चल रही थी, और सारे साइंटिस्ट उसमें बिजी थे। दूसरी चीज, जो हमारे मेंडल थे उन्होंने बायो में ना स्टैटिस्टिक्स को, मैथमेटिक्स को क्या कर दिया? इंट्रोड्यूस कर दिया। अब भाई अगर आज के ज़माने पे हम ऐसी बात करने लगे जो काम बहुत आगे होने वाला है, तो हमारे सर के ऊपर से जाएंगी बातें। तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ, अचानक से बायो में कैसे मैथ्स लगने लग गई, है ना। तो लोग समझ ही नहीं पाए, नहीं समझ पाए। अब चलो जो समझना चाह भी रहा था, तो ऑब्वियसली कुछ तो लोग मेहनत करते हैं ना। तो जो लोग समझना चाह रहे थे उन्होंने मेंडल से कुछ सवाल पूछे कि ये कैसे हुआ और ये कैसे हुआ, जैसे आप लोग भी पूछते हैं। तो मेंडल के पास उस बातों के जवाब नहीं थे, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, इसने अपना काम किया, अपना काम पब्लिश करा, लेकिन इन सब सरकमस्टांसिस की वजह से मेंडल के काम को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया, ठीक है। मेंडल के काम को उतना रिकॉग्निशन मिल नहीं पाया। फिर मेंडल का काम सक्सेस नहीं हुआ। फिर 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए जो कि मैं लिखवाऊंगी। उन्होंने मेंडल के काम को रिव्यू किया, क्या किया था उन्होंने अलग अलग। और फिर वो सेम ही कंक्लूजन पे पहुंचे, और फिर मेंडल को टाइटल दिया गया द फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ में आया? तब तक मेंडल आई गेस वो रहे नहीं थे, ठीक है। पर उनकी स्टडी वगैरह जो थी वो एकदम 100% एक्यूरेट थी, 100%, ठीक है। समझ में आया बच्चों? अब इतनी तो हमने मेंडल की कहानी सुन ली, लेकिन मेंडल ने किया क्या था, ठीक है। अब एकदम अचानक से मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊंगी, चंक्स में बताऊंगी, तो थोड़ा धैर्य बना के रखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बोला कि उन्होंने क्या चूज किया? पी प्लांट, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ये भी नहीं बता रही कि वो क्या करना चाह रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि उन्होंने पी प्लांट ही क्यों चूज किया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, व्हाई डिड मेंडल व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट? क्यों मेंडल को पी प्लांट इतना फैसिनेट किया, ठीक है। देखो, अगर मेंडल के टाइम पे वो कौन सी स्टडी कर रहे थे? क्लासिकल जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स जैसे कि मैं देख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो जो पी प्लांट थे उसमें ना बहुत सारे इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे। जैसे एक प्लांट लंबा है, एक प्लांट छोटा है, मैं आराम से देख सकती हूँ। एक के फ्लावर का कलर वाइट है, एक का वॉयलेट है, मैं आराम से देख सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे, पहला तो मेंडल ने इसीलिए क्या करा? पी प्लांट को सिलेक्ट किया। पूरी लिस्ट बनवा रही हूँ, उसमें से पहला है ये। तो लिखूँ आंसर? लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब ये क्या है, ये मैं तुम्हें 5 मिनट में समझाऊंगी, ठीक है, कि क्या होता है कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्ट का मतलब तो समझते हो तुम?
दो डिफरेंट चीजें हैं, है ना। तो ये है क्या, मैं ये आपको बताऊंगी। दूसरी चीज की बच्चों, जब ये प्लांट एक बार ब्रीड करता था तो लार्ज अमाउंट ऑफ सीड देता था। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जब एक बार ब्रीड करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ सीड देगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दूसरा पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हुआ। उसके बाद देखो, अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसे बहुत 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 केयर चाहिए तो उसके साथ मेरा एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पी प्लांट एक ऐसा प्लांट था जिसको उतनी केयर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बस जब पॉलिनेशन का टाइम है तब इसको थोड़ी बहुत केयर चाहिए होती थी, अदरवाइज ये मस्त अपना ग्रो करता था। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है, द प्लांट कैन बी ग्रोन इजीली विदाउट मच एफर्ट एक्सेप्ट पॉलिनेशन। तो जब भी पॉलिनेशन का टाइम होता था तब थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती थी उसके, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं थी पी प्लांट की इतनी केयर करने की। ठीक है, एक और नई टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं यहाँ पे, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कैन बी डन इजीली। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कैन बी डन इजीली। अभी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग क्या होती है इसको भी मार्क करके छोड़ो, इसको भी मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, डन बच्चों। देखो, इसमें तीन चीजें मैंने अंडरलाइन की है, उन तीन चीजों के बारे में जहां तक है मुझे आप लोग नहीं जानते। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ, बताऊंगी बताऊंगी। प्योर वेराइटीज एनसीईआरटी है अर्णव? 12th वाली हाँ देना एक बार। क्या हुआ? हाँ, लेकिन ये चैप्टर तो 12th का है। सेल वाला 11th का था, ये वाला 12th का चैप्टर है। ठीक है, इसीलिए बहुत आराम आराम से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले कंट्रास्टिंग ट्रेड बताऊंगी, फिर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग बताऊंगी, फिर प्योर वेराइटीज बताऊंगी, फिर हम इसको दोबारा से देखेंगे फिर कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया क्योंकि उसमें क्या थे, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे। अब सुनो इस चीज को, कंट्रास्टिंग वर्ड तो समझ में आ जाएगा, हमें क्या समझना है। अब ये ट्रेड्स क्या नई चीज आ गई बच्चों। याद है मैंने तुम्हें सेल में एक टर्म बताई थी, कैरेक्टर। एक सेकेंड, कैरेक्टर अगर मैं पूछूं तुम्हें कि चलो हाइट एक कैरेक्टर है, मैंने तुम्हें एक बता दिया हाइट जो है एक कैरेक्टर है, और मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो मुझे उसके ट्रेड्स बताओ। तो क्या ट्रेड्स हो सकते हैं, या तो कोई लंबा हो सकता है या कोई डुआफ हो सकता है। तो ट्रेड्स क्या हो गए बच्चों, टॉल और शॉर्ट। और ये आपस में कंट्रास्टिंग है या नहीं है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, कलर ले लिया मैंने, कोई रेसिस्ट नहीं बोलेगा मुझे, लेकिन सुनो, कलर अगर हम बात करें ह्यूमन की तो क्या हो सकता है, कोई डार्क हो सकता है, कोई फेयर हो सकता है। ठीक है, देखो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रेड्स। क्या हो गए ट्रेड्स,
डार्क और फेयर लिख दिया, ब्लैक व्हाइट बिल्कुल ही ब्लैक और व्हाइट तो इंसान नहीं होता है, ठीक है, तो मैंने डार्क लिख दिया, फेयर लिख दिया। तुम्हें ये टर्म समझ में आई, ट्रेट्स का क्या मतलब है? कोई भी कैरेक्टर है, जैसे हाइट है तो टॉल, ड्वार्फ उसके कैरेक्टर है। समझ में आया? अब मेंडल ने क्या किया था बच्चों, पहला पॉइंट दोबारा पढ़ो। उसने पी प्लांट को इसलिए लिया क्योंकि उसमें इजीली ऑब्जर्वेबल क्या थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। यानी कि जो भी कैरेक्टर उसने लिया, सपोज करो उसने क्या लिया, टॉल कैरेक्टर लिया, तो कुछ प्लांट छोटे थे, कुछ प्लांट लंबे थे। फिर उसने क्या किया, मटर तो सबने देखी है, तो मटर उसने पूरी की पूरी जो आती है वो, हाँ उसको तोड़ के देखोगे तुम तो फूली हुई होती है एक तो, और कोई कोई मटर जो होती है वो सिकुड़ी हुई होती है, तो ये भी कंट्रास्टिंग ट्रेड है ना? कि जो पॉड है उसको पीओडी पॉड बोलते हैं, कि उस पॉड के वो पॉड है कैसा, है ना? वो पूरा ऐसे भरा हुआ है या फिर ऐसा श्रिंक है, ठीक है। उसके अलावा मटर को खोल दोगे, उसके जो दाने हैं अंदर के, उसका कलर क्या है, येलो कलर के हैं या ग्रीन कलर के हैं, है ना? और वो क्या कहते हैं, वो पूरे ऐसे गोल गोल है, राउंड है, या वो कंस्ट्रिक्टेड है। ऐसे ऐसे करके मेंडल ने मल्टीपल क्या लिए थे, ट्रेड्स लिए थे। तो कैरेक्टर अगर 7 हैं तो ट्रेड्स कितने हो सकते हैं, 14, है ना? क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स अगर 7 हैं तो कितने ट्रेड्स हो सकते हैं, 14। अब इधर देखो, धीरे धीरे अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स लिए बच्चों, मेंडल टुक 7 कैरेक्टर्स, और उन 7 कैरेक्टर्स के क्या होंगे बच्चों, 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। कहीं भी प्रॉब्लम हो बच्चों रोक देना मेरे को। हाँ, फिर से बताऊं? हाँ देखो, एक सेकेंड, आगे वाली स्लाइड पे ये समझ में आया था? ठीक है, अगर मेरी हाइट, एक कैरेक्टर लेके चल रहे हो तो छोटी हो सकती हूँ मैं या लंबी हो सकती हूँ, ये 2 ट्रेट है, ठीक है। अगर हमने आंखों का कलर एक कैरेक्टर लिया है तो ब्लैक आई, ब्राउन आई, येलो आई नहीं सॉरी ब्लू आई, ठीक है, रेड आई। इसने वो गाना सुन लिया क्या, कौन सा गाना है वो, आंख लाल रहन दिया मेरी यार दी, ऐसा कुछ नहीं होता। गुलाबी आंख नहीं होती, लाल आंख नहीं होती, इन्फेक्शन से होती हैं, ठीक है, ग्रीन होती है, ठीक है, हाँ ग्रीन होती हैं। कैट्स की बात नहीं कर रही, अपनी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। मेरी गोल्डन आई रहने लग गई और यहाँ एकदम लाइट चली गई तो तुम सब भाग जाओगे, है ना? ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझ में आया? तो क्या है, एक कैरेक्टर कोई भी लिया, उसके मल्टीपल ट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स लिए थे तो उसके कितने ट्रेट्स थे, 14। अब मैं वो कैरेक्टर्स लिख रही हूँ, वो ट्रेट्स लिख रही हूँ, तुम्हें उसको याद करना है, ठीक है। तो 7 कैरेक्टर्स है, ठीक है, पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ कैरेक्टर्स, फिर मैं यहाँ लिखूंगी ट्रेट। अगर मैं कंट्रास्टिंग ट्रेट लिखूंगी तो कैरेक्टर के आगे 2 कॉलम बनेंगे ना बच्चों, कैरेक्टर और उसके 2 ट्रेट्स। ऊपर कुछ लिखना है यहाँ पे, लेकिन क्या लिखना है ये थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है। अब तुम्हें याद कैसे करना है, सनस्क्रीन तो सब लगाते होंगे थोड़ी थोड़ी, नहीं लगाते लेकिन ऐड तो देखते ही हो, उस पे SPF आता है ना लिखा हुआ, उसी SPF से तुम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स याद करोगे। किससे याद करोगे बच्चों, SPF से। एस से 1 2 3, 3 कैरेक्टर उसके एस से थे, 2 कैरेक्टर उसके और 2 ही कैरेक्टर हो गए ना 7। SPF से याद कर लेना। तो SPF 3 S के हैं, 2 P के हैं और 2 F के हैं। अब ये है क्या, एक है स्टेम की हाइट, स्टेम की हाइट जो प्लांट है, जितनी लंबी स्टेम उतना लंबा पौधा, है ना? तो एक कैरेक्टर है स्टेम की हाइट, दूसरा कैरेक्टर है सीड का शेप, कौन सा सीड, मटर का दाना, उसका शेप कैसा है। तीसरा कैरेक्टर है सीड का कलर। चौथा कैरेक्टर है बच्चों पॉड, पॉड क्या है, जिसमें मटर के दाने बंद हैं, ठीक है, उसका शेप कैसा है, और उस पॉड का कलर कैसा है। और एफ किसके लिए, फ्लावर के लिए उसने 2 ट्रेट्स लिए, सॉरी 2 कैरेक्टर लिए, कौन कौन से, फ्लावर पोजीशन,
फ्लावर कौन सी पोजीशन पे, एकदम टिप पे प्रेजेंट है या साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, और फ्लावर का कलर, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ फ्लावर पोजीशन और फ्लावर कलर। इतना समझ में आया? चलो बच्चों, अब जब उसने स्टेम की हाइट देखी तो उसको दो कैरेक्टर्स मिले, सॉरी दो कैरेक्टर्स नहीं, दो ट्रेड्स मिले, या तो पेड़ बड़ा था या छोटा सा था, तो यानी स्टेम हाइट में टॉल, और गलती से भी इसको इधर इधर मत लिख देना, ऐसे ही लिखना, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है, याद करो, है ना, मैं कुछ लिखवाऊंगी एक्सपेरिमेंट बताने के बाद। सीड का कलर येलो और ग्रीन, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड। सिमिलरली पॉड का कलर, ये भी क्या होगा, येलो और ग्रीन, लेकिन ग्रीन तुम्हें इधर लिखना है, क्यों लिखना है थोड़ी देर में पता लग जाएगा, और येलो तुम्हें इधर लिखना है, राइट। अब जो हमारी पॉड है उसकी शेप या तो वो फुल होगी, पूरी भरी हुई होगी, नहीं तो वो थोड़ी सी ऐसे सिकड़ी हुई होगी, तो हम यहाँ बोल सकते हैं फुल और सॉरी 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 फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कितनी अच्छी बात है, इसका मतलब तुम बड़े ध्यान से सुन रहे हो, ठीक है बच्चों। ऐसे ही सीड की शेप कैसी होगी, या तो वो गोल होगी, दैट इज राउंड, या फिर वो रिंकल्ड होगी, जो बेकार मटर का दाना है, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन क्या हो सकती है बच्चों, अब इसको हम बोलते हैं एक्सियल और टर्मिनल, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस ना ऊपर से ही आते हैं, एक्सियल टर्मिनल से उतने आते नहीं है। और फ्लावर के दो कलर हो सकते हैं, एक होता है फ्लावर पर्पल कलर का और एक होता है व्हाइट कलर का, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉयलेट एंड व्हाइट। तो आप देखो, मेंडल के बारे में जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप जीन वीन सब भूल जाओ, भूल जाओ का मतलब ये नहीं कि भूल ही जाओ, इसका मतलब है कि उसके बारे में सोचो मत, जैसा मेंडल सोच रहा था वैसे सोचना है हमें। अब देखो, मेंडल खेत में गया, हम भी गए, कोई बात नहीं, वहाँ बहुत सारे पी प्लांट है, हमने भी देखे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमने पी प्लांट में क्या देखा, कुछ तो लंबे लंबे पी प्लांट है, कुछ छोटे हैं, कुछ की सीड मैंने खोल के देखी, अरे वाह ये तो राउंड है, अच्छा है, कुछ की सिकुड़ी हुई है, रिंकल्ड है, ठीक है। सीड कुछ येलो कलर की दिखी मुझे, और कुछ कैसी दिखी बच्चों, ग्रीन कलर की। पॉट देखा मैंने ऊपर से, उसकी शेप मुझे कुछ दिखे अच्छे फूले फूले मटर हैं, और कुछ कैसे हैं, कंस्ट्रिक्टेड है। उस पॉट की कलर देखी मैंने, ग्रीन येलो। फ्लावर पोजीशन देखी, एक्सियल टर्मिनल। फ्लावर का कलर देखा, वॉयलेट और वाइट। क्या इनमें से कोई भी ऐसा कैरेक्टर है जो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, अगर खेत में भेज दिया मैंने आपको तो कर लोगे ना, तो मेंडल भी कर रहा था। तो यही तो मैंने बोला कि जो मेंडल है उसने क्यों पी प्लांट लिया, क्योंकि पी प्लांट में क्या थे बच्चों, इजीली ऑब्जर्वेबल कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। समझ आया, आया समझ, ठीक है। पहले इसको लिखो बच्चों जल्दी, डन। इसके ऊपर अभी सिर्फ दो टर्म्स लिखो, और उसको समझने की अभी जरूरत नहीं है, मैं खुद समझाऊंगी। यहाँ पे लिखो डोमिनेंट और यहाँ पे लिखो रेसेसिव, ठीक है। इसको कुछ नहीं समझो अभी, आप बस लिख के छोड़ दो, मैं खुद समझाऊंगी आपको। जो ज्यादा बिकते हैं, थोड़ा थोड़ा सही जा रहे हो। कुछ कुछ सही है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है, थोड़ी देर में सब पता लगेगा तुम्हें। अच्छा ये लिखा तुमने, चलो बच्चों, इसका मतलब पहला तुम्हें समझ में आ गया। दूसरा मैंने क्या लिखा है, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग कैन बी डन इजीली। भाई इसका मतलब क्या है, ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, और कंट्रोल्ड का क्या मतलब है, उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, मेंडल, मैं मेंडल, ठीक है। तो मेंडल उसको कंट्रोल कर रहा है। अब भाई इसका क्या मतलब है, चलो इसको भी समझते हैं। मदर ऑफ जेनेटिक्स, क्या, सुनो, इधर देखो बच्चों, कंट्रोल्ड ब्लीडिंग, ब्रीडिंग वाला, ब्लीडिंग बोल रही हूँ, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग, क्या मतलब है इसका। अभी जरा पी प्लांट की कहानी सुनो, हाँ,
अच्छा सुनो बच्चों, जो पी प्लांट होता है वो होता है बाइसेक्सुअल। कैसा होता है? बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है? मेल और फीमेल सेम फ्लावर में ही है इसकी, है ना? तो यहाँ पे लिख दूं कि मेल और फीमेल, या तो तुम समझ भी जाओगे कि बाइसेक्सुअल का क्या मतलब है, कि मेल और फीमेल पास पास हैं, सेम ही फ्लावर पे हैं, ठीक है? अब होगा क्या, अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर पे हैं तो मेल जब पॉलन रिलीज करेगा, फीमेल की स्टिग्मा रिसीव कर लेगी उसको, और क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ ना, मैं थोड़ी ना चाहूंगी कि नेचुरल फिनोमिना हो, मैं तो अपने हिसाब से करूंगी ना सब कुछ, तो मुझे कंट्रोल करना है। तो मैं एक बहुत आसान सा काम कर देती हूँ। देखो, 2 स्टेप में करते हैं इसको। एक को बोलते हैं इमैस्कुलेशन और दूसरे को बोलते हैं बैगिंग। इजी, सुनो, इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार मेरी बात सुनो। ये मान लो मैंने एक फ्लावर बनाया है, मान लो, इसलिए हंसो मत, सिर्फ मानना है तुम्हें, ठीक है? अब इस फ्लावर में अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है बच्चों, तो इसमें एंथर भी होगा। ये एंथर बनाया है, बायलोब्ड होता है, ये एंथर बनाया है, और इसमें क्या होगी, फीमेल वाला पार्ट भी होगा, ठीक है? ठीक है, ये अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जैसे ही इसकी एंथर मेच्योर होगी, इसमें पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगी, और वो पोलन ग्रेन जो है वो इस पे लैंड कर जाएगी बहुत आराम से, और फिर क्या बनेगी, मस्त पोलन ट्यूब वगैरह बनेगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मुझे अपने हिसाब से किसकी पोलन कहाँ पे लैंड करानी है वो मुझे अपने हिसाब से देखना है, तभी तो मैं जेनेटिक्स की स्टडी कर पाऊंगी ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, तुम सोचो क्या कर सकती हूँ मैं? ऊपर का एरिया ब्लॉक कर दूं, गायब कर दूं, दोनों को अलग अलग कर दूं, बिल्कुल सही बच्चों। तो मैं क्या करूंगी, रुक जाओ रुक जाओ, ये मेरी कैंची है, है ना? तो तुम्हें फ्लावर अच्छा नहीं लग रहा? कैंची ज्यादा अच्छी, कैंची का ही काम है। सुनो मेरी बात, मैं क्या कर दूं, एंथर उड़ा दूं, ठीक है? अगर एंथर यहाँ से चला गया, समझो, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होने से रही। 1 मिनट में देखती हूँ, कुछ पूछना है बच्चों? मैं बोल दूंगी, क्लास की सेपरेट प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। चलो इधर देखो, मैंने एंथर हटा दिया। अब इस फ्लावर के पास क्या है, स्टिग्मा। अब जो मेरा मन करेगा वो पोलन में स्टिग्मा पे लैंड कराऊंगी या नहीं कराऊंगी? लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है एंथर हटाने के बाद। क्या? कि बराबर वाले फ्लावर की एंथर अगर मैंने नहीं हटाई मान लो, तो वहां से पॉलिनेशन हो सकती है भाई, पॉलिनेशन तो हवा के थ्रू भी हो सकती है, तो स्टिग्मा पे आके तो जब भी लैंड हो जाएगा वो। हर जगह उड़ा दूं? अब हर जगह ही तो पॉसिबल नहीं है कि सबका एंथर काट दूंगी मैं, फिर मुझे पोलन चाहिए होगा तो मैं कहाँ से लेकर आऊंगी? बिल्कुल सही बात है, सबके ऊपर पॉलिथीन बांध दो। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, एक बार एंथर को उड़ाने के बाद इसके ऊपर, पूरे फ्लावर के ऊपर क्या लगा दूंगी, रुक जाओ मैं पॉलिथीन अच्छे कलर की लूंगी। फर्टिलाइजेशन कैसे होती फिर? और बच्चों उसके बाद में क्या करूंगी, इसको पॉलिथीन से रैप कर दूंगी, ठीक है? तो अगर मुझे कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करनी है तो मुझे 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं, इमैस्कुलेशन और बैगिंग। इमैस्कुलेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, इट इज नोन एज इमैस्कुलेशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? और बैगिंग का क्या मतलब है, उसको पैक कर दिया आपने, कवर कर दिया। अब मेंडल तो ये काम बहुत आसान से कर सकता था, जब हमने कर दिया तो मेंडल ने भी कर दिया होगा, नहीं? किसने? मेंडल ने किया था, तभी तो एक्सपेरिमेंट किया था। बिल्कुल। तो ये समझ में आया बच्चों, सेकंड पॉइंट, व्हाट इज कंट्रोल ब्रीदिंग। क्योंकि मेंडल कंट्रोल ब्रीदिंग कर पा रहा था तो उसकी वजह से उसने पी प्लांट को चूज किया, ठीक है? कम से कम 10,000 पी प्लांट पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, सोचो उसका 10,000, हाँ,
सोचो उसका सैंपल साइज कितना था, तो उसका रिजल्ट कितना एक्यूरेट आया होगा, है ना? 7 साल, इसीलिए फादर बोलते हैं उनको। हाँ, वही। समझ आया बच्चों? अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज पे हम लोग जा रहे हैं, दैट इज, बच्चों समझ आ रहा है ना? ठीक है, जहां भी ना आए पूछना प्लीज, आगे मत बढ़ना। कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गया, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग हो गई। नेक्स्ट है हमारा प्योर वेराइटीज। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ी खतरनाक चीज है, इधर आओ देखते हैं इसको। वैसे कैंची अच्छी तो लग रही है, बात तो सही है तुम्हारी। अगर ये शक्ल का बूम बूम की पेंसिल होती तो मैं इसको ले लेती कैंची को। स्कूल में? अच्छा, चलो बच्चों, अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज प्योर प्योर ब्रीडिंग। देखो बच्चों, प्योर वेराइटीज का, प्योर का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना? उसी को तो प्योर बोलते हैं। जिसमें थोड़ी बहुत भी मिलावट होती है उसको बोलते हैं इम्प्योर है ना? प्योर वेराइटीज का क्या मतलब है? याद करो, मैंने तुम्हें बोला था जब मैं तुम्हें क्रोमोसोम पढ़ा रही थी लास्ट में, मैंने तुम्हें एलील बताए थे और बोला था कि अगर इसको समझ लोगे तो जेनेटिक्स आसान हो जाएगी। एलील, एलिलोमॉर्फ। अब मेरी बात सुनो, वहीं से मैं दोबारा समझाती हूँ इस चीज को। देखो, ये सेंट्रोमियर है, ये अबव आर्म, लोअर आर्म, ये होमोलोगस पेयर है क्योंकि इनकी सेंट्रोमियर सेम पोजीशन पे है। उसके अलावा इससे ही मैं इसको होमोलोगस नहीं कहती, होमोलोगस बोलने के लिए इसकी जिस जिस लोकेशन पे जो जो जीन होगा इस पे भी वही होगा। सपोज करो बच्चों, यहाँ सेंट्रोमियर से नीचे इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ पे हाइट का जीन है। किसकी हाइट का? मेरी हाइट का नहीं, पी प्लांट की हाइट का। तो यहाँ पे क्या है? पी प्लांट की हाइट का जीन है, तो इसके सामने इस पे भी क्या होगा? पी प्लांट की हाइट का जीन होगा। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है। हो सकता है, हो सकता है ये टॉल के लिए या हो सकता है ये डुऑफ के लिए हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी। हो सकता है ये भी टॉल के लिए हो या ये। अब मैं प्योर वैरायटी का क्या मतलब है? प्योर वैरायटी का मतलब ये है कि कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, दोनों क्रोमोसोम पे या तो टॉल हो या दोनों पे डुऑफ हो। अब आया समझ में मैं क्या समझा रही हूँ? दोनों पे, दोनों होमोलोगस मतलब पूरा जो पेयर है, या तो उस पे टॉल वाला जीन होना चाहिए या उस पे डुऑफ वाला जीन होना चाहिए। ये तो होमोलोगस पेयर है पूरा क्रोमोसोम का, और ये जो जीन्स की दो अलग अलग फॉर्म है ना, इसको हम एलील बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में बच्चों? प्योर का क्या मतलब है? मेंडल क्या चाह रहा था? मेंडल ये कि यहाँ पे टॉल वाला है तो भाई ये भी टॉल हो, यहाँ पे ड्वार्फ है तो ये भी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मेंडल को तो जीन नहीं दिख रहे थे, है ना? मेंडल को तो जीन दिख ही नहीं रहे थे ना, मेंडल को क्या दिख रहा था? प्लांट। मेंडल तो बिल्कुल, वही तो बोल रही हूँ, ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का पार्ट है। जब मेंडल काम कर रहे थे ये सब पता ही नहीं था। ठीक है, अब सुनो, मेंडल को क्या दिख रहा था? मेंडल को जीन के बारे में कुछ नहीं पता था। मेंडल से जीन के बारे में सवाल किए गए, मेंडल ब्लैंक था क्योंकि उसको पता नहीं था, उसने जीन को भी फैक्टर बोला था, इसीलिए मेंडल का काम को थोड़ा सा वो नहीं मिला, रिकॉग्निशन। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मेंडल को क्या दिख रहा था? प्लांट टॉल है और प्लांट शॉर्ट है। उसने क्या करा? दो टॉल प्लांट्स लिए और उनको बार बार क्रॉस कराया। ठीक है, मल्टीपल टाइम जब उसको क्रॉस कराया तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, समझ में आया? ऐसी सिचुएशन अगर मुझे बनानी है एक्सपेरिमेंटली, तो जो लंबे लंबे टॉल प्लांट्स हैं उनको मैं बार बार क्रॉस करा दूंगी।
क्रॉस कराने का मतलब कि एक टॉल प्लांट की पॉलन लेकर मैं दूसरे की स्टिग्मा पे रख दूंगी, कंट्रोल ब्रीडिंग कर दूंगी। समझ में आया? और पूछो, पूछो पूछो बच्चों। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। बच्चों पहले ये बताओ, प्योर ब्रीडिंग समझ में आई? ब्रीडिंग बोल रही हूँ, प्योर वेराइटीज। क्या बच्चों आपको समझ में आया व्हाट इज प्योर वेराइटी? अगर मुझे डॉफ की प्योर वेराइटी चाहिए तो मैं बार बार डॉफ को क्या करूंगी, बार बार उन्हीं को क्रॉस कराती रहूंगी। देखो मेंडल को ये कुछ नहीं पता था, लेकिन मेंडल को ये पता था कि अगर मैं इसको कई जनरेशन तक टॉल को टॉल से क्रॉस कराऊं फिर डॉफ कभी बन ही नहीं रहा है। उसको ऐसे पता लगा था। एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा है ये हम अब पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, मेंडल ने क्या देखा कि डुऑफ 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 को मैं बार बार क्रॉस कर रहा हूं तो फिर डुऑफ ही आ रहा है। वो सिर्फ देख के ऑब्जर्वेशन से पता लगा रहे थे, उन्हें कुछ नहीं पता था इनके बारे में। आया समझ में? तो अब हम वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो मेंडल ने किया। कौन सा? पी प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब जीन के बारे में जितनी भी तुम चीजें जानते हो उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और बिल्कुल मेंडल की तरह फिनोटिपिक कैरेक्टर्स पे आ जाओ। ठीक है, इधर देखो बच्चों, मेंडल ने क्या किया, इधर देखो। पहले मैं तुम्हें मेंडल की स्टोरी बताती हूँ, फिर हम उसको जीन्स के लेवल पे भी देखेंगे। ठीक है, मेंडल ने क्या किया बच्चों, कई बार टॉल को टॉल से क्रॉस करा करा के उन्होंने प्योर ब्रीड बना लिया। ठीक है, प्योर वैरायटी बना ली। किसकी? टॉल की भी और डुऑफ की भी। हाँ देखो ना, टॉल में टॉल का कैरेक्टर है, इस वाले टॉल में भी टॉल का कैरेक्टर है। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो टॉल से टॉल मिलेगा। ठीक है, तो वो टॉल कई बार आता जाएगा तो फिर क्रोमोसोम हमारे पास टॉल 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 के ही रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, ऐसा उन्होंने सबके लिए करा था। टॉल की अलग वैरायटी बनाई, डुऑफ की अलग बनाई। जो मैंने पूरे आपको ट्रेड्स लिखवाए उन्होंने 14 अलग अलग प्योर वैरायटीज बनाई। सोचो कितना टाइम इन्वेस्ट किया इस एक्सपेरिमेंट में, तभी 7 साल लगे। चले बच्चों? नहीं, सब साथ साथ चल रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे। मैं तुम्हें फिनोटिपिकली समझा रही हूँ, फिर हम जेनेटिक्स पे आएंगे, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे। ठीक है, इधर देखो, मेंडल का प्लांट बनाते हैं, मेंडल का पी प्लांट बनाते हैं, सॉरी मेंडल प्लांट नहीं। ये टॉल है या डुऑफ है? डुऑफ में टॉल है, इससे छोटा बनाऊंगी। देखो बच्चों, मेंडल के खेत में हम हैं और हम देख रहे हैं, ये है मेंडल का टॉल पी प्लांट, ये है मेंडल का डॉर्फ पी प्लांट। शॉर्ट बोल बोल के मुझे भी शॉर्ट बुलवा दोगे तुम। डॉर्फ पी प्लांट देखो। अब ये टॉल कैसे बनाया मेंडल ने? बहुत सारे टॉल को क्रॉस करा करा के ये वाला टॉल बना दिया। बहुत सारे डॉर्फ को बार बार क्रॉस करा के वो वाला डॉर्फ बना दिया। अब मेंडल, जब हम जीन के लेवल पे आएंगे तब पता लगेगा तुम्हें। उनको नहीं पता थी, लेकिन जब उनका काम दोबारा किया गया, जब हमने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में जाना, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन बताई उन्होंने वो तो सही है ना। अब इसको सुनो, सुनो बच्चों सुनो। अब उन्होंने क्या किया, टॉल बनाया, डुऑफ बनाया, बहुत हो गया टॉल टॉल, बहुत हो गया डुऑफ डुऑफ, अब हम टॉल और डुऑफ को क्रॉस ब्रीड कराएंगे। ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा, एक लंबा सा प्लांट और एक छोटा सा प्लांट, इसकी पोलन ग्रेन लाके अगर हमने इधर डाल दिया तो एक नया प्लांट बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम्हें क्या लगता है कैसा प्लांट बनना चाहिए? 50-50 चांसेस है ना, अलग ही वैरायटी का हो सकता है। देखो एक सेकंड, उतने पे नहीं आना है अभी, अभी मैंने बताया नहीं है ना। सुनो मेरी बात, उन्हों तुम्हारे हिसाब से भी ऐसा होना चाहिए था कि छोटे भी बनने चाहिए थे, बड़े भी बनने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 100% हमें इतना लंबा सा प्लांट मिला। यानी कि 100% मुझे क्या मिला बच्चों? ये क्या हो गया, ये कहां चला गया? हाँ हाँ, यही आ रहा था। सुनो सुनो, तब भी टॉल ही आ रहा था।
सुनो सुनो सुनो, नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है। अभी सुनो तो सही पूरी स्टोरी, तुम्हें समझ में सब आएगा, रुको। जब हमने टॉल को डुऑफ से क्रॉस किया, एक सेकंड में देख लेती हूँ। बच्चों क्या एक्सप्लेन करना है ये तो लिख दीजिए प्लीज। क्या एक्सप्लेन करना है बच्चों? हो सकता है। अच्छा बच्चों सुनो, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम तो फिनोटिपिक उस पे बात कर रहे हैं, हम तो ऑब्जर्वेशन पे बात कर रहे हैं कि भाई एक टॉल प्लांट है, एक छोटा वाला प्लांट है, हमने दोनों को क्रॉस करा, तो भाई हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कुछ और आना चाहिए था, लेकिन हमें 100% टॉल मिल गए, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो टॉल हमें प्लांट मिले हैं, एक तो मिला नहीं होगा, मल्टीपल टॉल होंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखो, अब हम क्या करेंगे, एक टॉल ये उठाया, कौन सा, वही वाला, एक टॉल ये उठाया, कौन सा, वही जो हमारा अभी बना था। अब हमने इन दोनों को क्या करा दिया बच्चों, क्रॉस करा दिया। अब तुम्हें क्या लगता है, अब तो दोनों टॉल हैं, अब क्या आने चाहिए। अब देखो, अब मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, सुनो, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, रुक जाओ, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। देखो बच्चों, अब ये दोनों टॉल प्लांट्स हमारे यहाँ आ गए, जब हमने इसको क्रॉस किया, हमने नहीं मेंडल ने, तो मेंडल को क्या दिखा, मेंडल को दिखा ये, बच्चों रुको रुको रुको, आई नो यू आर एक्साइटेड, पर 2 मिनट रुक जाओ। मेंडल हैरान हो गया बच्चों ये देख के कि, अब देखो बच्चों मेंडल की ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखो, अब ये समझे कि जब हमने दो टॉल को क्रॉस कराया, वो टॉल कौन से हैं जो हमें प्योर वैरायटी के क्रॉस करने के बाद मिले, जब हमने उन दो टॉल को क्रॉस कराया तो हमें क्या मिल गया, डुऑफ। ये डुऑफ पहले कहाँ था भाई, अब इधर देखो, अब देखो मेंडल ने क्या सोचा होगा, अब हम मेंडल की तरह सोचते हैं, मेंडल ने ये सोचा होगा कि पहले तो उसने प्योर ब्रीड बना दी, अब प्योर ब्रीड भी नहीं पता था, बस बार बार टॉल को क्रॉस कराया, बार बार डुऑफ को क्रॉस कराया, फिर टॉल और डुऑफ को क्रॉस कराया तो क्या आ गया, टॉल, चलो मान लिया उन्होंने कि टॉल आ गया। लेकिन जब उस टॉल को टॉल से क्रॉस कराया तो ये वाला कैरेक्टर बच्चों जो इसमें गायब हो गया था, वो यहाँ आया कैसे, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये, दूसरी बात, इस वाले कैरेक्टर का नंबर इससे कम क्यों है, हाँ हाँ, 3 आए टॉल, एक आया डुऑफ, क्यों, डुऑफ कम क्यों आए टॉल से, पेरेंट तो दोनों ही थे ना, सोचो बच्चों, वैसे ही डोमिनेंट, अब इधर देखो, देखो बच्चों, अब ध्यान से, अब मैं तुम्हें सब कुछ समझा रही हूँ, इसको हम बोलते हैं पेरेंट जनरेशन, ठीक है, ये क्या है हमारी पेरेंट, इस पेरेंट को क्रॉस करके जो फर्स्ट जनरेशन आई है इसको बोलते हैं फिलियल 1 या फिर F1 जनरेशन, ठीक है, उसके बाद ये जो F1 जनरेशन आई है, तुमने इसको नेक्स्ट के लिए पेरेंट कंसीडर कर लिया, सो दे आर नोन एज पेरेंट 2, और ये पेरेंट 2 को क्रॉस करने के बाद आगे जो मैंने बनाया है ये कौन सी जनरेशन हो गई बच्चों, F2, दैट इज फिलियल 2 जनरेशन। इतनी समझ में आई है आपको बात,
क्या क्या क्या? एक बार मैं तुम्हें इसकी जेनेटिक्स बता दूं, फिर तुम क्रॉस करते रहना जितना मन करे, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा फिर। पूछो। सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो। अपार्ट फ्रॉम मजाक, अब आओ अपने चैप्टर पे, मेन चैप्टर पे, नहीं तो तुम घूम जाओगे। सुनो, मेंडल ने क्या देखा? टॉल और डुऑफ को जब मैंने क्रॉस करा तो मुझे मिलना चाहिए था टॉल भी, मिलना चाहिए था डुऑफ भी, लेकिन मुझे मिला क्या? सारा 100% टॉल। फिर हुआ क्या? उन्होंने ये देखा कि चलो जो मेरे को प्रोजेनी मिली है F1, मैं उसको क्रॉस करके देख लेता हूँ। तब दोनों टॉल थे तो उसके हिसाब से टॉल मिलना चाहिए था, पर उनको क्या मिल गया? डुऑफ भी मिल गया। और डुऑफ का जो नंबर है वो टॉल से कम था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बच्चों उन्होंने ये बोला कि कैरेक्टर्स, जो भी कैरेक्टर हैं या जो भी ट्रेट हैं, वो सक्सेसफुली पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। पहली बात। और दूसरी बात कि ये पेयर में है। उन्होंने अपनी मैथमेटिक्स लगाई, उन्होंने बोला कि ये पेयर में। वो एलील वगैरह को कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं पता था उन्हें जीन के बारे में। ठीक है। और फिर उन्होंने क्या देखा? ये आपके सामने है। अब हम इस पे बात करते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की क्या बात करते हैं? याद करो ये। ठीक है। अब ये देखो, अगर ये प्योर है बच्चों तो ये ऐसा होगा। ऐसे लिखते हैं हम एलील्स को। कैपिटल टी मतलब टॉल, मैं कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करूंगी, टॉल को ऐसे। स्मॉल टी से मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगी? तो ये ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। पक्का? ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? जब मैं इसे क्रॉस कराऊंगी तो क्या होगा? ये दोनों मिक्स होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों? मुझे इसके गैमेट्स बनाने पड़ेंगे। याद करो, मियोसिस होती है और आधे आधे हो जाते हैं। तो गैमेट क्या बन जाएंगे इसका? चलो मैं इसको तुम्हें अगले पेज पे लिखवाती हूँ, रुक जाओ। क्या? अभी बता रही हूँ। अब देखो, अब हम जेनेटिक लेवल पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे। जो हमारा पहला प्लांट था या पेरेंट वन था, वो ऐसा था। मानते हो या नहीं? क्योंकि उसने प्योर ब्रीड बनाया था या नहीं था? ठीक है। ये क्या है? टॉल। ये क्या है? ड्वार्फ। अब पेरेंट की ये सोमैटिक सेल है, जब इसको गेमेट बनाना है तो ये क्या करेगी? मियोसिस करेगी। ठीक है भाई। अब हम यहाँ पे देखते हैं मियोसिस। जब बच्चों मियोसिस होती है तो आधे हो जाते हैं क्रोमोसोम पेयर में से, है ना? तो यहाँ एक बड़ा वाला टी अलग हो जाएगा, यहाँ पे। अब जब हम क्रॉस कराएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब तुम्हें फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसे 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 क्रॉस करनी नहीं आती। तो मैं तुम्हें एक मेथड बता रही हूँ उसके लिए। ठीक है, बहुत इजी है। हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बनाते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसमें हम क्या लिखते हैं बच्चों? एक तरफ हम मेल के गैमेट लिखते हैं, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फीमेल के गैमेट दूसरी साइड लिखते हैं। तो मान लो मैं इसको मेल कंसीडर कर रही हूँ, मेल प्लांट, और इसको मैं फीमेल कंसीडर कर रही हूँ। इसका मतलब मैंने यहाँ से पोलन लेके इधर डाल दिया है। ठीक है। तो ये मेल है, एरो वाला मेल होता है। ठीक है। अब मेल के कितने गैमेट्स हैं? दो। एक दो, तो मैं उसको कहाँ लिखूंगी? यहाँ, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है। फीमेल के गैमेट्स इधर लिखे जाएंगे। कौन से हैं? डन। और अंदर लिखे जाएंगे इनके बच्चे। ठीक है। जो भी जेनरेशन आ रही है। और कैसे लिखे जाएंगे? इनको क्रॉस करके। समझ में आया? मैथ्स में। क्या बच्चों? अच्छा इधर देखो बच्चों, अब आप क्रॉस करो। इस डिब्बे में जो आप लिखोगे, इधर जो लिखोगे, तो इसके इधर और इसके ऊपर क्या है, दोनों को मिला के लिखोगे। तो यहाँ बताओ मैं क्या लिखूं बच्चों? कैपिटल टी, टी टी तो सारे में लिखा जाएगा क्योंकि टी और टी ही है।
मुझे बताओ, एक कैपिटल, सब में यही आएगा। इधर क्या आएगा, ऊपर वाले से टी उतारूं, साइड से इधर क्या आएगा, ऊपर वाले का टी, इधर से छोटा टी, इधर क्या आएगा, ऊपर वाले का टी और इधर से छोटा टी। क्या ये सबको बनाना आया, पक्का आया पीछे तक? हाँ। तो इसमें क्या है बच्चों कि जो मेरी पहली जनरेशन आई वो ऐसी थी, ठीक है। अब ये है क्या, इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे, पर मुझे पता है कि वो 100% कैसी थी, इन इम्प्योर। अच्छा, देखो मिलावट हो गई है इधर, दिख रहा है तुम्हें, प्योर वैरायटी में कुछ मिक्स हो गया है, ये मिलावट ही उसी चीज की वजह है। अब फिर हमने सेकेंड स्टेप में मेंडल ने क्या करा था बच्चों, ये जो बच्चे बने हैं पी प्लांट के, इनकी आपस में क्रॉस कराई थी या नहीं कराई थी? चलो भाई, तो कैपिटल टी स्मॉल टी की कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करानी है, ठीक है। चलो इधर लिख दूंगी मैं, कोई बात नहीं, हाँ भेज दूंगी। कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉस करानी है मुझे कैपिटल टी और स्मॉल टी से, तो ये क्या है मेरे पेरेंट टू। समझ में तो आ रहा होगा बच्चों? कौन बोल रहा है, बताओ बताओ। नहीं नहीं, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ ना। किसे? नहीं नहीं, मैं मेंडल थोड़ी हूँ। इधर देखो, हाँ अभी के लिए समझ गए। अब इधर देखो बच्चों, बात नहीं, इधर इधर देखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपना। देखो गैमेट्स बनाते हैं इसके, चलो सबसे पहले तो गैमेट्स बनाएंगे तो जो पेयर है ये अलग अलग हो जाएगा, कैपिटल टी, मेंडल को सिर्फ दिख रहा था, ये मेंडल की बात नहीं है, ये तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, आगे की बात है। हम तो एलील्स पे पहुंच गए, एलील्स मेंडल को नहीं पता थी। पर हम्म, पूछो। जिसमें सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा था ना, जीन, एमआरएनए, वो सारी चीजें। अब इधर देखो बच्चों, अब हम बना रहे हैं F2 जेनरेशन। बच्चों तुम लास्ट क्लास की तरह फिर से शोर मचा रहे हो। सुबह इससे पूछो 10th क्लास के बच्चे कितने अच्छे से पढ़ते हैं ना, इतना मस्त पढ़ाई होती है वहां, तुम भी चुपचाप बैठो और पढ़ो, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। F2 जेनरेशन अगर मुझे बनानी है तो मैं वापस से अपने पनेट स्क्वायर का सहारा ले लेती हूँ, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओगे इसके अंदर ना, पहले मैं यहाँ क्या लिखती हूँ, कैपिटल टी लिख दिया, स्मॉल टी लिख दिया, चलो इसको फिल कराओ जल्दी से। एक बच्चा कोई भी, चलो मैं खुद पूछती हूँ, शौर्य यहाँ क्या लिखूं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, प्रियांश यहाँ क्या लिखूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ क्या लिखूं, विहान यहाँ, यहाँ, ठीक है। टी टी तो सभी में है। बच्चों याद करो, ये स्मॉल टी तो प्योर ब्रीड है, किसकी, डुऑफ की। अब देखते जाओ किधर क्यों नहीं आया बच्चे, देखो देखो, इन दोनों को लिखा यहाँ, इन दोनों को लिखा यहाँ, इन दोनों को लिखा इधर और इन दोनों को यहाँ, ये क्योंकि ये बड़ा वाला टी है ना इसके सामने तो, और ऊपर से छोटा वाला टी है, जो यहाँ है उसको इधर से, इसके साइड में क्या है और इसके ऊपर क्या है, ऊपर है ना टी इसका, कैपिटल टी, जो भी कैपिटल चीज होती है ना, अभी मैं बताऊंगी, उसको हम पहले लिख रहे हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका यही होता है, अभी थोड़ी थोड़ी देर में पता लगेगा बच्चों,
जेनेटिक्स इज वेरी न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। चलो अब ये कैपिटल टी तुम्हें पता है क्या है, ये प्योर टॉल, तो ये क्या है, नो डाउट। ये क्या है, इतना तो तुम्हें पता ही है। ये दोनों क्या है, कैसे पता, क्या है ये, अब एक चीज आपने देखी यहाँ, क्या कि छोटा वाला टी क्या बनाता है प्लांट को, डुऑफ बनाता है। छोटा वाला टी वाला जो एलिल है वो प्लांट को क्या बनाता है, डुऑफ बनाता है। लेकिन इसमें अकेले में हिम्मत नहीं है कि अगर बड़ा वाला टी है ना इसके पास, तो बड़ा वाला टी इसको प्लांट को डुऑफ बनने ही नहीं दे रहा है। देखो ना, जो बड़ा टी है वो छोटे वाले को काम करने ही नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है तू डुऑफ कैसे बनाएगा मेरे होते हुए, मैं टॉल बनाऊंगा। इधर भी ऐसे ही हो रहा है, इधर भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं, थे ही नहीं, ये भी उसका ड्रॉबैक था, क्योंकि वो बता ही नहीं पाया था कि मीडियम वाले हाइट वाले प्लांट कहाँ हैं। सिर्फ टॉल ड्वार्फ ऐसा तो नहीं होता, इंसान या तो लंबा या ठिग्गा तो नहीं होता, बीच के भी तो इतने सारे होते हैं, है ना। तो बात तो है ये। इधर आओ बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन। अब इधर देखो बच्चों, इधर उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करके एक बहुत बड़ा लॉ दिया था, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोल रहा है, उन्हें ये तो पता नहीं था जीन, उन्होंने बोला था कि टॉलनेस एक कैरेक्टर है और टॉलनेस के होते हुए प्लांट जो है वो ज्यादा डुऑफ नहीं हो पा रहा, सिर्फ प्योर ब्रीड में ही वो डुऑफ है। ठीक है, तो इधर क्या है बच्चों, ये तो तुम समझ पाए हो कि जब कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आ गया तो वो प्लांट को क्या नहीं बनने दे रहा, स्मॉल नहीं होने दे रहा, डुऑफ नहीं होने दे रहा। और जैसे ही छोटे टी को अपना भाई मिल गया तो वो डुऑफ हो गया, छोटा सा हो गया, है ना, भाईचारा, है ना। समझ में आया तुम्हें। अब ये जो मैंने क्रॉस बनाई है इसमें मैंने कितने कैरेक्टर्स लिए हैं, कैरेक्टर, एक स्टेम की हाइट, ठीक है, और कितने इसमें ट्रेट थे, ठीक है। तो ऐसी क्रॉस जो मेंडल ने की थी जिसमें एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्रॉस की थी उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते, इधर आ जाओ वापस, यही है ना। तो ये क्रॉस कौन सी थी बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया, इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है, चलो मेरे को बताओ अब, ये है या नहीं है, ठीक है। ये वाला टॉल ऐसा है या नहीं है, ये वाला टॉल ऐसा है या नहीं है, बिल्कुल है। और उसके बाद वो वाला कहाँ चला गया, ये रहा। चलो बताओ बच्चों, समझ में आया आपको, पक्का समझ में आया, सच्ची में, ठीक है। अभी मैं वो भी क्रॉस भी करना सिखाऊंगी तुम्हें, दो तीन क्वेश्चन दूंगी ताकि तुम्हें क्रॉस करना है, क्योंकि क्रॉसिंग पे क्वेश्चंस आते हैं। पहला मोनो हाइब्रिड सीखेंगे, डाई हाइब्रिड सीखेंगे, ट्राई हाइब्रिड सीखेंगे, फिर पॉली हाइब्रिड सीखेंगे, फिर मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी कि चुटकियों में कैसे करना है। पहले हम सीखेंगे, क्योंकि ट्रिक्स का फॉर्मूला भूल गए तो तुम कर लोगे, ठीक। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हाँ करेंगे। दो रेशियो जो तुम्हें बाय हार्ट याद होनी चाहिए मोनो हाइब्रिड की, कौन कौन सी, एक होती है जीनोटिपिक रेशियो और एक होती है फिनोटिपिक रेशियो। अब मेरी बात सुनो, फिनोटिपिक का क्या मतलब है कि मुझे देखने में कैसा लग रहा है प्लांट, टॉल या डुऑफ। तो अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो वो ये हो जाएगी टॉल, कितने टॉल थे, F2 जनरेशन की बात करूं तो मैं F2 की फिनोटिपिक बता रही हूं, कितने टॉल थे बच्चों, डुऑफ। याद कर लो इस चीज को, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो होती है 3:1, याद रहेगा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो होती है 3:1। अब जीनो सबके लिए ट्रू है,
मोस्टली, पर डेविएशंस हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगी डेविएशंस भी पढ़ेंगे हम मेंडल से, ठीक है। और मेंडल की क्या क्या गलतियां थी जिसकी वजह से सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। गलतियां तो खैर मेंडल की कुछ नहीं थी, अपने हिसाब से बहुत एडवांस काम किया है उन्होंने, ठीक है। हाँ हाँ, बस पता नहीं था क्योंकि उतने लेवल तक हम पहुंचे नहीं थे तब। अब मेरी बात सुनो बच्चों, जीनोटिपिक का क्या मतलब है, देखो टाइम वेस्ट मत करो इधर। जीनोटिपिक का क्या मतलब है, कौन से एलील्स थे, कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे, बताओ बच्चों। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, रेशियो बताओ बच्चों, ये कितना था। बिल्कुल सही। इसको अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो कि मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो होती है 1:2:1, फिनोटिपिक रेशियो होती है 3:1, ठीक है। ज्यादा टॉल होता है और कम मिलता है डुऑफ। और इसका मतलब क्या है बच्चों, अब सुनते जाओ, जो मैंने तुम्हें टेबल बनाई थी मैं वापस से तुम्हें लेके चलूंगी उधर। इसका मतलब ये है कि टॉल जो है वो डुऑफ पे डोमिनेंसी दिखा रहा है, डोमिनेंट है वो, समझ में आया। तो जो भी उसने कैरेक्टर्स लिए थे, मैंने तो तुम्हें स्टेम हाइट पे करके दिखा दिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोर्ड पे, ठीक है। नहीं तो हमें भी 7 साल लग जाएंगे, फिर हमारा एनएससीजेएस कैसे होगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो जो भी उसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे, उन्होंने सबके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके देखे और उन्होंने पता लगाया कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा, डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है और रेसेसिव ट्रेट कौन सा है। अब याद करो, हमने थोड़ी देर पहले एक टेबल बनाई थी, पूछो। मोनोहाइब्रिड में, हम्म, हाँ, जब तक वो डेविएशन शो नहीं कर रहा मेंडल से, जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है 3:1, 1:2:1, ठीक है। अब इधर देखो बच्चों, याद करो, थोड़ी देर पहले ही मैंने बनाया, इसको तो हमने प्रूफ भी कर दिया। अब तुम्हें क्या याद रखना है, सीड शेप में राउंड डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड रेसेसिव होता है। और ये तुम्हें याद क्यों करना है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पर तुम्हें ये नहीं बताया जाएगा कि कौन डोमिनेंट है कौन रेसेसिव है। तो जब तुम क्रॉस करोगे और तुमसे परसेंटेज मांगी जाएगी कि डोमिनेंट की कितनी है या रेसेसिव की कितनी है, तब ये टेबल काम आएगी। समझ में आया, समझ में आया। अब मैंने आपसे ये भी बोला था कि इसको इसी कॉलम में लिख देना, हिलाना मत जरा सा भी, क्योंकि ये सारे फीचर्स कैसे हैं, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, ये सारे जो ट्रेट्स हैं यहाँ पे जो लिखे हैं, दैट आर डोमिनेंट ओवर दीज। यानी कि अगर कैपिटल टी है तो डुऑफ छुप जाएगा, अगर राउंड सीड के लिए कैपिटल आर है तो स्मॉल आर छुप जाएगा। समझ में आया। हाँ हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि रेसेसिव कैरेक्टर कम होता है, जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। जीन्स कौन से ज्यादा हैं उस पर भी तो डिपेंड करता है, ठीक है। दो स्मॉल टी और कैपिटल टी, अच्छा एक चीज बच्चों, फिर तुम्हें कुछ समझने की जरूरत है, इधर देखो। होमोलोगस क्रोमोसोम पे ही तो होते हैं एलिल, इधर देखो। हमारे पास तो एक पेयर होता है ना, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं, दो। तो फिर दो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी हमारे पास नहीं होगा, लेकिन कैपिटल टी यहाँ हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है दूसरे प्लांट पे हो। तो जब भी हम मल्टीपल एलील्स की बात करेंगे बच्चों, तो हम पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक इंसान में या एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने एलील्स हो सकते हैं, दो। समझ में आई मेरी बात। मिनिमम कितना होगा, एक। हो सकता है आप जब प्योर ब्रीड की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी इधर है, कैपिटल टी इधर है ना। समझ में आया। क्वेश्चन दो एक, चलो मेरे को ना आप लोग सारे बच्चे एक बार इसका क्रॉस करके दिखा दो, सीड शेप का। बस एक बार ऐसे ही प्रैक्टिस करो, सीड शेप। इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। आप सिर्फ आर 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 करके बनाना, कहीं तुम गोल और कंस्ट्रिक्टेड सीड बनाने लगो, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार तुम सब बनाओ, मैं तुम्हारी कॉपी में चेक करती हूँ।
बनाओ बच्चों, बन पा रहा है? बन गया? पुनेट स्क्वायर तो आया होगा ना सभी को? सही है। आगे F1 पे नहीं छोड़ते, F2 तक जाते हैं हमेशा, है ना? F1 में तो 100% हो जाएगा ना? नहीं नहीं, अभी तुम F2 तक ही रहो, लेकिन करना चाहते हो तो क्रॉस करो, जितने मर्जी क्रॉस करो। ठीक है, अभी मैं तुम्हें 2-4 क्वेश्चन और दूंगी, फिर आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। F3 में आप किसको चूज कर रहे हो, ये क्योंकि डिफरेंट है ना। अगर बच्चों आपको क्रॉस बनाना आ गया है तो चलो 2-4 क्रॉस बना के मुझे रिजल्ट बताओ। बच्चों बहुत इजी है, तुम बोर्ड पे भी कर सकते हो मेरे साथ ही। इसमें मेरे को परसेंटेज ऑफ टॉल बता दो, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डू ऑफ बता दो। बच्चों मैं परसेंटेज पूछ रही हूँ, परसेंटेज। वो तो हो गया, वो मैंने देख लिया। बढ़िया। गलत है? नहीं, सही है। चलो बच्चों, मैंने आपसे पूछा है कि कितना परसेंटेज मुझे टॉल मिलेगा। देखो, गलती ना हो, क्योंकि अभी हमने नया नया क्रॉस करना सीखा है, तो हम साइड में क्या करेंगे, उसको क्रॉस करके देखेंगे। जैसे कैपिटल टी को स्मॉल टी से क्रॉस करूंगी। मेथड क्या अपनाना है, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम इसके गैमेट्स। क्या बन जाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर हम क्या बनाएंगे? F1 जेनरेशन। कैसे बनाऊंगी? पनेट स्क्वायर बना दूंगी। यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर। अब मुझे बताओ, यहाँ ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ ये होगा, और यहाँ ये होगा। अब ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये डू ऑफ है। आपसे क्या पूछा गया है? टॉल की परसेंटेज बताओ बच्चों, डू ऑफ की। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो क्या है, प्योर वेराइटीज है। प्योर टॉल को प्योर टॉल से करोगे तो टॉल ही तो आएगा। कितना आएगा टॉल? डू ऑफ कितना आएगा? इधर हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, ये सब। अब देखो, मेंडल को थोड़ी ना पता था क्या डोमिनेंट है। तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मेंडल को कैसे पता लगा कि डोमिनेंट क्या था। क्या देखा? देखो, मेंडल को ना F1 जनरेशन से ही पता लग गया था क्या, कि क्या डोमिनेंट कर रहा है। कैसे? इधर देखो, देखो बच्चों, देखो, मेंडल के खेत पे चलते हैं। 100% टॉल आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? देखो, जो भी ट्रेट अपने आप को पहली जनरेशन में ही दिखा रहा है 100%, वो क्या है? डोमिनेंट। समझ आ रहा है? तो यहीं से पता लग गया था। और इसके बाद मेंडल ने क्या दिया था बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में जो दिख रहा है हमें फिनोटाइप, वो ही क्या है? हमारा डोमिनेंट है। यानी टॉल जो है वो डोमिनेंट है। अगर छोटा सा प्लांट आता तो हम उसको मानते, लेकिन हमें क्या मिला? सब टॉल मिले। समझ में आ रही है जेनेटिक्स धीरे धीरे? क्या कंपेयर करते फिर?
कंपेयर किसको करते, फिर किसको करते? हाँ, तुम पूछो क्या बोल रहे हो? उसमें उस टाइम पे देखो, हम तो बोल रहे हैं कि 4 में से एक, उनको क्या था, उन्होंने 10,000 प्लांट में किया था, तो उनके ना, मतलब 10,000 प्लांट पे उन्होंने 7 सालों में काम किया था, तो उनके नंबर्स कुछ ऐसे आते थे जिनकी रेशियो 3:1 के आसपास आती थी, मतलब अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसे यूज करें। जब उन्होंने 10,000 पी प्लांट पे किया तो इतना इतना डेटा रहा होगा। ठीक है, हम तो एक भी प्लांट नहीं बना रहे ढंग से। ठीक है, हमारा बोर्ड भर गया, 13 पेजेस हो गए। ठीक है, तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स को इसीलिए इन्वॉल्व किया था, इतना बड़ा डेटा है उसको समझना। कुछ लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं। उनका घर का खेत था। चलो बच्चों, बुक्स में लिखा रहता है ना। बच्चों, तुम्हें लगता है इस इन क्वेश्चंस के उससे तुम्हारा एनएससीजीएस क्रैक हो सकता है? सोचो ना, कि सीड्स को बर्ड्स ने क्यों नहीं खाया, ये क्यों नहीं करा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इधर देखो अब, उन्होंने क्या लॉ दिया बच्चों? लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल के 3 लॉ हैं, जैसे न्यूटन के लॉज है ना, जैसे न्यूटन के लॉज आपको याद हैं, बिल्कुल मेंडल के लॉ भी आपको याद कर लेने हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहला लॉ लिखो बच्चों, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखो। ठीक है, अब देखो, जिनको हम एलील एलील बोल रहे हैं इतनी देर से, मेंडल ने उन्हें बोला फैक्टर। क्या बोला? फैक्टर। उन्होंने ये बोला कि फैक्टर पेयर में होते हैं, और ये उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया कि भाई 3:1 क्यों आ रहा है, ऐसे ऐसे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि फैक्टर पेयर में होते हैं, जो कि एक्चुअली में होते हैं। देखो कितने ज्यादा वो एकदम सटीक थे। हाँ, कि कुछ तो फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है और वो फैक्टर पेयर में है। और उन्होंने बोला कि जब वो फैक्टर डिसिमिलर होंगे, डिसिमिलर का क्या मतलब है कि अगर ऐसा होगा तो उनमें से एक फैक्टर दूसरे को डोमिनेंसी दिखाएगा, उसको कंट्रोल करेगा। सोच रहे हो मेंडल ने कितनी बड़ी बात बोली थी? ये तुम अब समझ पा रहे हो, क्योंकि अब हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जानते हैं। ठीक है, दैट्स वाई इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे लिखो, मैं लिख देती हूँ। उन्होंने बता दिया था कि कैरेक्टर्स को कोई तो कंट्रोल कर रहा है, वो है फैक्टर, वो पेयर में है, और डिसिमिलर पेयर में क्या होगा? एक डोमिनेंट कर जाएगा। इतना बड़ा लॉ दिया था इन्होंने, और ये 100% ट्रू है। ठीक है, चलो लिखते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा ही था। जो F1 जनरेशन में 100% आ रहा है ना? ठीक है बच्चों,
ये फैक्टर उन्होंने बोला कि जो भी चीजें हैं कैरेक्टर है वो फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, और ये फैक्टर पेयर में है। जैसे हम दो तो बनाते हैं ना, एक कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में लिखते हैं ना, तो उनको ये पता लग गया था कि पेयर में है। और आप शॉक हो रहे होंगे ये जान के कि कितनी सही बात बोली थी उन्होंने, है ना, अपनी ऑब्जर्वेशन से। हाँ, नहीं आती थी। तभी तो मेंडल से पूछा गया कि ये फैक्टर एक्चुअली में क्या है, तो मेंडल को नहीं पता था। ठीक है, सभी बता दिया उन्होंने, पूरा ही बता दिया। प्रूफ किया गया था, हाँ। वो डाइहाइब्रिड क्रॉस उसको भी करेंगे हम। हाँ, अच्छा लिखो, लिखो लिखो। डन। वो वाला नहीं लिखा अभी? क्रॉस 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 क्रॉस। चलो ये भेज दूंगी मैं। फिनोटिपिक जीनोटिपिक, कोई बात नहीं, पर ये लिख लेना बच्चों घर जाके ना पक्का। हो गया, लास्ट क्लास की पीपीटी दे दूंगी, दे दूंगी, दे दूंगी। इसकी भी दे दूंगी। अभी बच्चों मेरी बात सुनो, इस लॉ के अलावा मेंडल ने दो लॉ और दिए थे, जिसमें से एक और अभी हम समझ सकते हैं। मेंडल ने क्या बोला था, फैक्टर पेयर में होते हैं। दूसरी चीज उन्होंने बोली थी बच्चों कि होता क्या है कि जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है, देखो देखो, उन्होंने इस डुऑफ को देख के ये सोचा, क्या सोचा, कि ये जो डुऑफ है ये तो किसमें नहीं था, बीच वाली जनरेशन में नहीं था, ये इधर आया, इसका मतलब फैक्टर जो है वो पास हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो उन्होंने ये बता दिया था कि फैक्टर पेयर में होते हैं, और जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये पेयर जो है ये अलग हो जाता है, सेग्रीगेट हो जाता है, समझ रहे हो। और फिर क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, वो तो अब हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होती है और कॉम्बिनेशन होती है, पर मेंडल ने ये बता दिया था कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये पेयर सेग्रीगेट हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, चलो बच्चों लिखो। और उन्होंने बोला था कि ये जो छोटा वाला टी है ये किसी से मिक्स नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ये मिक्स हो जाएगा, है ना। ये मतलब कि ये जो कैरेक्टर है ना छोटा टी वाला डो ऑफ का, ये ऐसे का ऐसे ही बना रहेगा और ये सक्सेसिव जनरेशन में पास होता रहेगा। ठीक है, और मिक्स तो होगा भी नहीं ना, क्योंकि वो तो अलग क्रोमोसोम पे एलील है और वो अलग क्रोमोसोम पे एलील है। अब पता है क्या, जो मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया था ना, तुम देखोगे कि उन्होंने बात किसकी की, एक्सट्रीम चीजों की, या तो टॉल या डुओफ, बीच वाले कहाँ हैं। यही सब क्वेश्चंस थे जो मेंडल जवाब नहीं दे पा रहे थे। और एक्चुअली में ना जो मेंडल ने जो भी कैरेक्टर्स चूज किए थे उनके एलील्स ऐसे ही लोकेटेड थे जो कि ये सब शो कर पा रहे थे। ठीक है। हम्म। हाँ, होता है, क्योंकि उसकी लोकेशन पे भी तो डिपेंड करता है ना, एलील की लोकेशन क्या है। अब यहाँ पे मैं बोल तो रही हूँ कि मेंडल ने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करे जिनके एलील की लोकेशन ऐसी ही थी कि वो यही रेशियोज जो है बार बार शो कर रहे थे। और जो मिडल वाली चीजें हैं उसका जवाब मेंडल के पास नहीं था। उन्होंने सिर्फ टॉल डुऑफ की बात करी, उन्होंने मिडल के बारे में कुछ नहीं बताया। आपको समझ में आया बच्चों? सेकेंड लॉ लिखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, वो अलग है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सिर्फ ये बोला जा रहा है कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, अपने आप से लॉ नहीं बनाओ, आप मेंडल नहीं हो। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है।
ये कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहे। अगर ये ब्लेंडिंग शो करते तो F1 जनरेशन में जो हमारा डुऑफ का कैरेक्टरिस्टिक्स छुप गया था वो हमें फिर दोबारा नहीं मिलता, जबकि वो हमें मिला। ठीक है। अब उन्होंने एक और बात बता दी थी कि अगर डिसिमिलर फैक्टर हैं तो जो गैमेट्स में अलग अलग जाएंगे, है ना, एक में कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी जाएगा, और अगर होमोजाइगस फैक्टर हैं तो फिर तो एक ही जैसे जाएंगे। ठीक है, वो हम डाइहाइब्रिड के बाद पढ़ते हैं। क्या ये आपको समझ में आए बच्चों? कैपिटल टी डोमिनेशन शो कर रहा था ना, इसका भी हमें पढ़ना है कि डोमिनेंस क्यों कोई कर रहा है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हम्म, इसको पढ़ना है हमें आगे कि ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है। हो गया बच्चों? अब एक चीज सुनो। अब देखो, तुमने मुझसे पूछा ही नहीं तो मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। टॉल वाला प्लांट तो ऐसे ही है ना, टॉल। ठीक है, मेंडल को तो दिख रहा है टॉल, लेकिन मेंडल को कैसे पता लगा कि ये वाला जो टॉल है ये कैपिटल टी है या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है? दिखने में तो टॉल है ना। पहले तो उसने प्योर ब्रीड करके प्योर वैरायटी बना ली, वो कैपिटल टी आ गया। अब वो दिखने में तो एक जैसा है ना, और मेंडल को कैसे पता लगा कि ये प्योर वैरायटी बन गई? F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी आया, लेकिन मेंडल को कैसे पता लगा कि ये जो टॉल प्लांट है ये मेरे पेरेंट वाले से अलग है? देखो बच्चों, इसके लिए देखो बच्चों, इधर आओ। जो प्लांट है वो टॉल है, वो टॉल है। ठीक है। अब मेंडल को नहीं पता लग रहा कि ये कैपिटल टी है, उसको तो पता भी नहीं था। अब मेरे को भी नहीं पता लग रहा, मान लो कि, ठीक है। अब सुनो, मुझे भी पता नहीं लग रहा, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस की जाती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। सुनते जाओ इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है। अब एक प्लांट अगर टॉल है, क्या पी प्लांट ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर एक प्लांट सच में टॉल है तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अब वो दिखने में तो ऐसा ही है, अब मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैं क्या करूंगी बच्चों, टेस्ट क्रॉस में हमेशा याद रखो हम रेसेसिव वाले से क्रॉस करा देते हैं। ठीक है। जो छोटा प्लांट होगा वो तो तभी छोटा होगा जब ऐसा होगा, है ना, वो तो मुझे देखने से ही पता लग जाएगा। तो चलो मैं इसको क्रॉस कराती हूँ। हाँ, ऊपर देखो बच्चों, क्रॉस करके देखो। यहाँ पे कैपिटल टी गैमेट बन गए, स्मॉल टी, और जब प्रोजिनी बनेगी तो कैसी बनेगी? बिल्कुल सही। तो ये कैसे आएंगे? 100% टॉल। अगर डुऑफ के साथ क्रॉस कराने से 100% टॉल आ रहा है तो मेरी कैसी लाइन है बच्चों ये? समझ में आया? प्योर लाइन। अब इधर भी करके देख लेते हैं। देखो, बना के देखते हैं बच्चों, बना के देखते हैं, रुक जाओ। देखो, कैपिटल टी, तो ये सब कैसा हो जाएगा? ऐसा, ये ऐसा। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कराया ना। हाँ हाँ, आ जाओ बच्चे, आ जाओ। इधर स्मॉल टी है ना, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर स्मॉल टी। अरे क्या बात, ये तो 50% टॉल।
पता लगा लिया मेंडल ने? शायद हाँ, क्योंकि उसी के उसमें मेंशन है। ठीक है, तो पता लग गया। कितनी कमाल की बात है ना, क्या दिमाग रहा होगा सोचो। हम्म। शौर्य, घर जाके पी प्लांट निकाल लेना और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देना। देखो बच्चों, मॉडर्न जेनेटिक्स। सुनो मेरी बात। देखो, चाहे मॉलिक्यूलर जेनेटिक आए या कुछ भी आए, जो टाइम लगेगा रिप्रोडक्शन में, सीड फॉर्मेशन में, प्लांट को ग्रो करने में, वो उतना ही लगता है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि एक टॉल प्लांट है जिसकी क्रॉस करी गई डुऑफ प्लांट से, और मुझे 1:1 का रेशियो मिला टॉल एंड डुऑफ का, और आपको बताना है जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट, तो बता दोगे? ट्राई करोगे? क्वेश्चन क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। ट्राई भी नहीं करना है तुम्हें, क्वेश्चन सुनो। तुम्हें तो बोलते ही आ जाना चाहिए। एक टॉल प्लांट है जिसकी क्रॉस करी है मैंने डुऑफ प्लांट से, पहले तो मैं इसे ही हटा देती हूँ। ठीक है, एक टॉल प्लांट है जिसे मैंने क्रॉस करा डुऑफ प्लांट से, और रिजल्ट में मुझे मिली है 1:1 की रेशियो टॉल की और डुऑफ की, और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ द टॉल प्लांट। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? तो आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों? ये। तो अगर आपसे पूछा जाए टेस्ट क्रॉस में टॉल और डुऑफ की रेशियो 1:1 आ रही है, तो इसका मतलब पेरेंट कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर कैसा है? कैपिटल टी प्योर लाइन। अब ये जो बच्चों कैपिटल टी लिखा है, इधर देखो बच्चों, ये जो आपको प्योर लाइंस दिख रहे हैं, इनको स्पेशली एक नाम दिया गया है, इनको बोला जाता है होमोजाइगस। क्या बोला जाता है? होमोजाइगस, यानी कि जाइगोट में एक ही जैसे हैं दोनों, ऐसा समझ सकते हो। क्या? ह्यूमंस में आएंगे, आएंगे हम जब ब्लड ग्रुप्स पढ़ाऊंगी। क्या? क्योंकि ये तो हमने अब रखी है ना, वो तो मेंडल बोला करते थे। हाँ, और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस। सुनो, और अगर आपसे पूछा जाए वही क्वेश्चन कि 1:1 रेशियो कब आएगी? जब पेरेंट प्लांट हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, 100% टॉल कब आएंगे? जब पेरेंट प्लांट होमोजाइगस होगा। क्या समझ में आया? चलो टेस्ट क्रॉस को लिखो, और फिर मैं आपसे डुऑफ के बारे में भी पूछूंगी। हाँ, इसको लिख लो बच्चों। वॉच बाद में चलाओ। इजी है बच्चों टेस्ट क्रॉस। मोनो हाइब्रिड, अच्छी बात है। नहीं नहीं, जेनेटिक्स उतनी मुश्किल नहीं है। मेंडल की हो गया। एवोल्यूशन है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, थोड़ा पेडिग्री एनालिसिस करना भी सिखाना है आपको। डॉग फूड वाला नहीं। हाँ, पेडिग्री का मतलब ये होता है कि सपोज करो, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में स्पेशली, कि जब दो लोगों की शादी कराई जाती है तो कुंडली मिलाई जाती है। बाहर क्या होता है? ज्यादा ही होता है। बाहर क्या होता है कि बीमारियां बहुत हैं, तो हम ये चाहेंगे कि जो भी हमारे बच्चे हों उनमें बीमारी ना आए, तो हम लड़की का पूरा फैमिली चार्ट, क्यों, कौन सी बीमारी है, पूरा चार्ट, लड़के का पूरा चार्ट, उसको मिलाकर देखते हैं। ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं, वो हम पढ़ेंगे पेडिग्री एनालिसिस में, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है बच्चों में बीमारी हो सकती है, ये सब पढ़ेंगे। हम्म। क्रॉस,
इंटू टी टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। जल्दी लिखो बच्चों। क्या बोल रहे हैं प्रियांश? एक सेकेंड प्रियांश, बेटा एक तो तुम पढ़ नहीं रहे हो बहुत दिनों से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, तो इसीलिए आराम से चुपचाप बैठ के पढ़ो। मैंने भी तुम्हारा लेवल टेस्ट चेक किया था, अभी मुझे तुमसे बात भी करनी है, रुक जाना अब तुम क्लास के बाद। डन बच्चों। तो टेस्ट क्रॉस में किसको क्रॉस करना है, किससे? रेसेसिव वाले से, है ना? रेसेसिव वाले से। अगर मैं आपसे बोलूं राउंड और रिंकल्ड सीड में पता लगाओ कि राउंड सीड का क्या जीनोटाइप है, तो तुम क्या करोगे, उसको रिंकल्ड सीड से क्रॉस कर दोगे। इतने में कुछ प्रॉब्लम बच्चों? कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे ही बता रही थी, बस आप होमो में याद रख लो कि ये सेम होंगे। नहीं, इसी से ही। किसका? देखो अभी पॉलिना ने पूछा, सुनो मेरी बात, कि अगर डुऑफ होगा तो हम क्या उसको टॉल से क्रॉस कराएंगे? देखो अगर डुऑफ हुआ तो क्या हमें उसके जीनोटाइप को जानने की जरूरत है? वो स्मॉल टी नहीं होगा, है ना? आया समझ में बच्चों? टेस्ट क्रॉस हो गया, होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन देख रही हूँ बस। पियो पियो। चलो मैं एक ऐसी नॉर्मल क्वेश्चन दे के देखती हूँ कि क्या आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते। हाँ मतलब थोड़ा सा इससे एडवांस, बस ऐसे ही मेरे को चेक करना है कि कितना समझ में आया क्रॉस बनाना। हाँ, डाई हाइब्रिड का नहीं है, मतलब ठीक है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी क्या डोमिनेंट है क्या रेसेसिव है। क्या हुआ बच्चे? एक क्वेश्चन सुनो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक्स में। देखो, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, ठीक है? अभी पॉजिटिव पे नहीं जाना, नेगेटिव पे भी नहीं जाना, ठीक है? फादर का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है? अब बस ऐसे ही दे रही हूँ, नहीं होगा तो डरना नहीं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे बहुत आगे, बस मुझे ऐसे ही जानना है। मदर सुनो, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? भाई एलील में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूं मैं तुम्हें। जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप है ये, इस तरीके का जीनोटाइप, होमोजाइगस, ठीक है? आई बी, आई जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मदर है उसका है ऐसा, स्मॉल आई, ठीक है? अब सुनो, पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बच्चों। कैपिटल आई बी जो है ये डोमिनेंट है, और इससे ब्लड ग्रुप बनेगा बी, ठीक है? स्मॉल आई जो है ये रेसेसिव है, और इससे ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। अब मुझे क्रॉस करके बताओ जरा, क्रॉस करके ये बताओ, हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल हैव ब्लड ग्रुप ओ। चलो कर लोगे, समझ में आया? पक्का? पक्का? करो 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 बच्चों। F1 कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक ही जनरेशन की बात करेंगे ना, या हम उनकी भी अगले जनरेशन की बात करेंगे? वो तो बात की बात है। पक्का? 100%? चलो चैट बॉक्स पे भी बच्चों को लिखने दो, एक बार मैं देख लेती हूँ।
अच्छा, सही बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे अभी भी आंसर चाहिए। एक बार चैट बॉक्स देखने दो बस मेरे को। क्या? नहीं नहीं, एडवांस का इसको धीरे धीरे बनाऊंगी। ये इजी था और आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सुनो मेरी बात, थोड़ा अब मैं इसको चेंज करूंगी, ठीक है? अब क्योंकि आप कर रहे हो ना, चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं बच्चों। अब बताओ बच्चों, क्रॉस करो, ऐसे नहीं करते। अगर करो करो करो, क्रॉस करो बच्चों, क्रॉस की प्रैक्टिस करानी है मुझे, तुम तो ऐसे देख देख के आंसर बता रहे हो। और जो भी बोल रहा था 50-50, वो क्रॉस करो, वो क्रॉस करो। बच्चों देखने से 50-50 लग रहा होगा, लेकिन देखो, इसको देखो बच्चों, क्या ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? याद करो रेशियो क्या आती है, 3:1, 75%, 25%। चलो अब तुम्हारे लिए सवाल बदल दिया जाए। बदल दे? पहले चैट बॉक्स देख लो एक बार। और में भी है ना बच्चे? नहीं, अच्छी बात है। अब बच्चों क्वेश्चन को जरा बदल दिया जा रहा है आप लोगों के लिए, इधर देखो। इतना तो अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक सेकंड, अगर मैंने आई करा है तो मुझे ये तो बदलने दो। आप बताओ, करो बच्चों, क्रॉस करे बिना मुझे आंसर मत दो, गलत बताते हो तुम। डन। अब एक और क्वेश्चन देखो। एक मिनट बच्चों, अब ट्विस्ट सुनो। चलो करो, दोनों ही डोमिनेंट है। कोई अकेला ए और कोई अकेला बी बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? सभी का ए भी आ रहा है? 100% ए बी, 100% ए बी। अब मेरी बात सुनो, कंसेप्ट। अब अभी क्या टफ करूं, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन क्वेश्चन दूं। एक मिनट, क्वेश्चन निकालती हूँ। ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स क्वेश्चन, चलो
हाँ, चलो अब मैं तुम्हें अपने आप से क्वेश्चन देती हूँ। लिखो, सारे बच्चे एक क्वेश्चन लिखो। इफ द फादर, अब लिखो, इफ द फादर, इसको ध्यान से करना, अगर ये आ गया तो थोड़ा दिमाग लगा के। इफ द फादर हैज ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, एंड मदर हैज ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, then the blood group of, then the blood group of children's can be, रुको, चलो बच्चों, अब ये देख लो, एक चीज अगर तुमने इतने सारे क्वेश्चन में नोटिस की हो तो तुम्हें ये पता लग गया होगा कि अगर मेरे को ए ब्लड ग्रुप बनाना है तो उसके लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, है ना? या तो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। बी के लिए अब तुम्हें वो जो क्वेश्चन है वो केस वाइज करना पड़ेगा। बनाओ, 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 यही तो है, नहीं बनाओ, मैं देखूंगी। बनाओ बच्चों, बनाओ। क्या कैन भी पूछा है उसके बाद? बच्चों बिना क्रॉस के मैं आंसर नहीं देखूंगी ना सुनूंगी, क्रॉस बनाओ। लास्ट में करूंगी मैं, बिल्कुल। क्या? ओ क्यों नहीं? बनाओ, केस बनाओ बच्चों। लास्ट में मैं सिर्फ इस क्वेश्चन का सलूशन दूंगी, आज तुम लोग इसे सॉल्व करो जल्दी। अविरल, आंसर क्या है? आंसर बच्चों देखो, फादर का ब्लड ग्रुप क्या था? देखो, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? ए। और मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। चलो इस इंफॉर्मेशन को लेके चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो बच्चों, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इधर देखो। मैंने आपसे बोला कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है। देखो, सुनो, केस वन, फादर का अगर ब्लड ग्रुप, इधर मैं फादर के लिए लिख रही हूं, इधर फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो केस वन में सपोज करो मैंने ये केस लिया, आई ए और उसको क्रॉस कर दिया मदर से आई बी, तो सारे क्या बन जाएंगे? आई बी। यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? 100%, 100% एग्री सब बच्चे? चलो अब हमें क्या करना है, केस हो सकता है फादर ऐसा हो और मदर। बच्चों वी हैव 4 केसेस,
है ना, वी हैव 4 केसेस। अब बताओ मुझे इसमें, अब ऐसे में तुम कंफ्यूज होगे तो तुम्हें क्या बनाना है, पनेट स्क्वायर, आई ए, आई इधर लिख दिया, आई बी इधर लिख दिया, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आई ए आई बी, यहाँ हो जाएगा आई बी आई, यहाँ पे, और यहाँ, यानी इससे बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी आ रहा है 50%। इतना पूछो। हाँ, क्या क्या क्या, कैपिटल बी आई, क्या बोल रहे हो दोबारा बोलो। पूछो पूछो पूछो। पूछो। हाँ, आई का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है, इसलिए जीरो को ओ लिख देते हैं। ठीक है, ये दो केस समझ में आए बच्चों, बाकी के दो केस बिल्कुल है, वो अलग है रीजन, उसका इससे लेना देना कुछ नहीं है, वो अलग है। अब इधर देखो बच्चों, केस थर्ड ले रही हूं मैं, केस थर्ड क्या हो सकता है, आई ए, कौन सा लूं, आई इंटू आई बी आई, ये वो केस है जो आपको सबसे ज्यादा फिनोटाइप देके जाएगा, सबसे ज्यादा जीनोटाइप भी देके जाएगा। जैसे चलो बनाओ बच्चों इसका पनेट स्क्वायर, आई ए आई बी आई, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ, 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 ब्लड ग्रुप बताओ, हमें यहीं से ही पता लग गया बच्चों, हमें यहीं से पता लग गया, आई आई का मतलब है कि कुछ भी नहीं है तो हम उसको जीरो लिख देते हैं, जैसे रेसेसिव है ना, ये मैंने बोला था आई रेसेसिव होता है, अब दो रेसेसिव साथ आ गए तब तो जीरो लिखोगे ना। समझ में आया बच्चों, थर्ड केस से ही हमें हमारा जवाब मिल गया कि जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। आया समझ में ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट, ये पढ़ेंगे, मल्टीपल एलील जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में कुछ पूछना है, सबको समझ में आया है, पक्का, थोड़ा भी कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो बच्चों, हाँ, आसान थी, अच्छा है, चलो ठीक है बच्चों।